नमस्कार मित्रों। आज फिर से हम एक बार एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए हुए। कल मैंने आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताए थे, उसके आगे आज हम चलने वाले हैं। तो अगला पॉइंट यह है कि प्रकाश द्वारा पौधों में निर्माण होता है। आपको ये सवाल साइंस और टेक में पूछ सकता है कि प्रकाश द्वारा पौधों में निर्माण होता है, क्या निर्माण होता है? विटामिन ए होता है और कैरोटीन्स का निर्माण प्रकाश द्वारा पौधों में होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद मित्रों आगे चलते हैं। देखिए, प्रकाश द्वारा पौधों के किस हार्मोन को नियंत्रित किया जाता है? प्रकाश द्वारा पौधों के किस हार्मोन को नियंत्रित किया जाता है? वो है ऑक्सिन। प्रकाश द्वारा पौधों के किस हार्मोन को नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सिन। उसके बाद आपको, हालांकि ये 2 पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। दीर्घदीप्तिकालीन यानी लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से हैं? ये हैं पालक, गेहूं और जौ। और शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से हैं? सोयाबीन, जैंथियम। ये पूछेगा नहीं सवाल, इसके आगे जो 3 बिंदु हैं उनमें से पूछा जाएगा। वो ये है कि प्रकाश उदासीन पौधे कौन से हैं? टमाटर, मिर्च, सूरजमुखी। अब जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये पूछता है, आपने देखा होगा कि प्रकाश संश्लेषण में या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का क्या काम होता है? वो होता है ऑक्सीकरण। जल का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडिफिकेशन होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार साइंस के सवालों में पूछ लिया जाता है। उसके बाद है नाइट्रोजन का उपयोग कर पौधे प्रोटीन संश्लेषण एवं न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण एवं न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। सवाल आप ढंग से देखिए, जल का तो ऑक्सीकरण होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, और नाइट्रोजन का उपयोग कर पौधे क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण एवं न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं यहाँ पर, और आपको ये स्टार्टिंग वाले 2 पॉइंट याद रखने हैं। बेशक बीच में आप ये 3 पॉइंट छोड़ सकते हैं। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे मृदा संगठन कैसे होता है। मृदा संगठन ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ कितने प्रतिशत होते हैं मृदा में? 5 से 10। आपको पता होगा कि एक लेयर बनने में मिट्टी की को हज़ारों साल लगते हैं। ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि मिट्टी जो है 1 मिनट से बन जाती है या कुछ ही समय में बन जाती है। बहुत लॉन्ग पीरियड होता है। ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में 5 से 10% होते हैं। खनिज पदार्थ 40 से 45% होते हैं। मृदा जल 25%। मृदा वायु यानी कि लगभग 25% होती है। तो ये आपको एक मोटा मोटी बात याद कर लेनी है कि ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ कितने प्रतिशत होते हैं? 5 से 10%। खनिज पदार्थ 40 से 45%। मृदा जल 25%। मृदा वायु 25%। चलिए आगे बोलता है कि उष्णकटिबंधीय मृदा यानी ट्रॉपिकल सॉइल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा मृदा में क्या होती है? ज़्यादा होती है कि कम होती है? तब आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा तो आपको क्या लिखना है कि कम होती है। उष्णकटिबंधीय मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है? कम होती है। आपका सवाल, अब आपको क्या करना है कि मैप खोलना है। मैप में ये देखना है कि उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र कौन से हैं और उन क्षेत्रों में कौन कौन से देश आ रहे हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल सॉइल होती है। ठीक है, तो वो एक डीपली हो जाएगा, लेकिन आपसे मोटा मोटी यही पूछ लेगा वो एसएससी लेवल के एग्ज़ाम में या फिर जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स होती हैं। उष्णकटिबंधीय मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है, ज़्यादा होती है, सीमित होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको लिखना है कि कम होती है। चलिए आगे चलते हैं। मृदा जीव है। मृदा जीव कौन कौन से हो सकते हैं? जीवाणु, कवक, शैवाल, केंचुआ, घेंगा। ये आप पढ़ लीजिए इसको। जीवाणु होता है मृदा जीव, कवक होते हैं, शैवाल होते हैं, केंचुआ होता है, घोंघा होता है, मेंढक होते हैं और कीड़े होते हैं। ठीक है, आपको पता है ना किसान का मित्र किसे कहते हैं? केंचुए के कहते हैं, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन में बहुत ज़्यादा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है केंचुआ। वो क्या करता है? मिट्टी को एकदम खोल देता है। जब मिट्टी खुल जाएगी तो उसमें से आप आसानी से खनिज बीज जो भी डालते हैं वो अच्छी तरह से उसमें मर्ज हो पाएगा। तो किसान का मित्र किसे कहा जाता है? सांप को और केंचुए को कहा जाता है। सांप तो हमें अमूमन देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन केंचुआ ज़रूर हमें देखने को मिलता है, किसान का मित्र। अब जो 2 सवाल आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। अम्लीय मृदा का पीएच होता है 7 से कम और क्षारीय मृदा का पीएच होता है 7 से अधिक। अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। और क्षारीय मृदा का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। और अगर उदासीन आ जाए तो 7 ही होता है। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट, तकरीबन ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए कि अम्लीय मृदा का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। और क्षारीय मृदा का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक। और उदासीन मृदा का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। चूना युक्त मृदा में उगने वाले पौधे कैल्सिकोल्स कहलाते हैं। चूना युक्त मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? कैल्सिकोल्स। ये इतना ज़्यादा हार्ड पूछेगा नहीं आपसे। ठीक है, और उसके बाद आप ये देखिए, परजीवी पौधे हैं, अमरबेल,
लॉरेंथस अरेबिको, बेलेनोफोरा, रफ्लेशिया। ठीक है, ये आप चाहो तो याद कर सकते हो, वरना कोई इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कुछ बहुत ही ज़्यादा जो है कम पूछे जाते हैं। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में से सवाल पूछे जाते हैं कि भाई पूर्ण स्तंभी परजीवी है अमरबेल। ठीक है, अमरबेल क्या है? पूर्ण स्तंभ परजीवी है। आंशिक मूल परजीवी है चंदन, और पूर्ण मूल परजीवी है ओरोबैंकी। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। यहाँ पर 2-3 ध्यान देने वाली बातें हमें ध्यान रखनी है। सहजीवी पौधे, लाइकेन एवं नाइट्रिक कारक जीवाणु, ये इंपॉर्टेंट है। ये अब देखिए, पहले क्या होता था, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में पूछे जाते थे, लेकिन अभी लाइकेन और नाइट्रिक कारक जीवाणु ये ऐसे शब्द हैं, ये नॉर्मल पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए। लाइकेन क्या होता है? कवक और शैवाल को मिलकर बनता है। कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कवक और शैवाल। कवक और शैवाल जब मिल जाते हैं तो लाइकेन बनता है, जिसे हम लाइचेन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो सहजीवी पौधे लाइकेन एवं नाइट्रिक कारक जीवाणु होते हैं। और लाइकेन क्या है? कवक और शैवाल है। लाइकेन क्या है? कवक और शैवाल। ठीक है साहब। मृतोपजीवी पौधे ईस्ट, म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम, कुकुरमुत्ता, मेट्रोपोआ, नियोटिया। ठीक है, हालांकि याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये जरूर याद कीजिए, सहजीवी पौधे लाइकेन एवं नाइट्रिक कारक जीवाणु होते हैं, और लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर के बनता है। आगे चलते हैं। कीट भक्षी पौधे उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है वहाँ पे कैसे पौधे उगेंगे? कीट भक्षी पौधे। पारिस्थितिकी निके, इसको निके भी बोलते हैं, इसको नीश भी बोलते हैं, और इसको नीशे भी बोलते हैं। इसका सर्वप्रथम यूज़ किसने किया था? ग्रीनलैंड्स ने। ये आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको मोटा मोटी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का ध्यान में रहे कि हाँ होता क्या है। पारितंत्र का सर्वप्रथम यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टॉन्सले ने किया था। एजी टॉन्सले, ये याद रखने की ज़रूरत है। ये पूछ लिया जाता है कई बार कि पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया था। ठीक है। सभी उपभोक्ताओं में गुण पाया जाता है किसका? परपोषी गुण पाया जाता है। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी गुण पाया जाता है। जैवीय एवं अजैविकीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं अपघटक, बिल्कुल नीचे लेवल वाले अपघटक। जैवीय एवं अजैवीय घटकों में संबंध स्थापित कौन करते हैं? अपघटक करते हैं। उसके बाद है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशीय है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कहता होता है एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है। और आपको याद रखना है ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, तो जितना नीचे है उसका बहुत कम प्रतिशत नीचे रहता है, बाकी ऊपर चला जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जब आप ये देखना चाहते हो कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो मैंने आपको जो किताब बताई थी बायोलॉजी की 9, 10, 11, 12 की जो साइंस में है, उसमें जो आप पर्यावरण चैप्टर है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें पूरा अच्छी तरह बता रखा है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? ऊष्मा है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? ऊष्मा है। इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है मित्रों। तो हमने देखा अभी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है। उसके बाद नीचे चलते हैं हम मित्रों, उत्पादक। अब यहाँ से जो आपका चैप्टर है वो एकदम नए मोड़ पे आ जाता है। उत्पादक पढ़ेंगे हम, उपभोक्ता पढ़ेंगे, पहली श्रेणी वाले कौन से हैं, दूसरी श्रेणी वाले कौन से हैं, तीसरी श्रेणी वाले कौन से हैं, अपघटनकर्ता क्या होते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं मित्रों। प्रोड्यूसर्स, उत्पादक, सभी हरे पौधे, फाइटोप्लैंक्टन शामिल हैं, ये स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे, सभी का मतलब कोई भी हरा पौधा, फाइटोप्लैंक्टन इसमें शामिल हैं। सभी हरे पौधे फाइटोप्लैंक्टन शामिल हैं। ये कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ये कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ये स्वपोषी होते हैं। ये आपको याद रखिए, सभी हरे पौधे क्या हो गए? उत्पादक हो गए। उपभोक्ता कौन है? जो इन पौधों फाइटोप्लैंक्टन को खाता है वो क्या हो जाता है? उपभोक्ता हो जाता है। और उपभोक्ता में भी कितने उपभोक्ता हैं? 3, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल। चलिए देखते हैं मित्रों। उपभोक्ता अपना भोजन उत्पादक अथवा, ये अपना भोजन उत्पादक ये बोल रहा है, अपना भोजन उत्पादक अथवा उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। सभी उपभोक्ताओं परपोषी होते हैं। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था, सभी उपभोक्ता कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी प्रकार के होते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी प्रकार के होते हैं। ठीक है मित्रों।
आगे चलते हैं। एक बार दोबारा से मैं क्लियर कर देता हूँ कि उत्पादक सभी हरे पौधे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, स्वपोषी होते हैं, खुद से ही कार्य करते हैं। उपभोक्ता जो इन पर आश्रित रहता है उत्पादक अथवा उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। सभी उपभोक्ता कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी प्रकार के होते हैं। अब आते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अपना भोजन उपभोक्ताओं यानी पौधों से प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, जिसमें गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, घोड़ा, टिड्डा। ये तो नॉर्मल हो गया, इसमें से अब सवाल नहीं आता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति इसको बता सकता है कि फर्स्ट श्रेणी के उपभोक्ता कौन से होते हैं। बात कहाँ आती है? बात आती है सेकंड, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ताओं पर। ये यहाँ से सवाल आता है आपके। क्या आता है? ये अपना भोजन प्रथम श्रेणी उपभोक्ताओं यानी शाकाहारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। ये अपना भोजन प्रथम श्रेणी उपभोक्ताओं यानी शाकाहारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। ये मांसाहारी होते हैं, मेंढक, बिल्ली और भेड़िया। आपसे सवाल ये पूछ लेगा कि कौन से प्रकार के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो आपको क्या जवाब देना है? द्वितीय श्रेणी के। अब आइए तृतीय श्रेणी, ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं यानी मांसाहारियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें मांसाहारी एवं सर्वाहारी होते हैं, शेर, चीता। ठीक है भाई, ये द्वितीय वाले पहले को खा के प्राप्त करते हैं और तृतीय वाले दूसरों को खा के प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें आ गए शेर और चीता। तो द्वितीय श्रेणी में तो क्या आ गए? शाकाहारी। और तृतीय श्रेणी में क्या आ गए? मांसाहारी और सर्वाहारी, ये दोनों आ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता क्या होता है मित्रों? देखिए, ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। ये उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के मृत शरीर का अपघटन करते हैं। मान लीजिए कि किसी ने कुछ खाया और वहीं छोड़ दिया, तो वो भी तो कभी न कभी नष्ट होगा। तो वो जो नष्ट करने वाला क्रिया है, वो जो नष्ट करने वाला कार्य करता है, वो होता है अपघटनकर्ता। और इन्हें प्रकृति का मेहतर यानी साफ सफाई करने वाला कहा जाता है, यानी कवक और जीवाणु। जैसे आपने देखा होगा कई बार जानवर मर जाते हैं, पड़े रहते हैं, तो वो आपने देखा है कि कुछ समय बाद वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं कवक और जीवाणु। उनको खा के बिल्कुल समाप्त कर देते हैं, यानी कि साफ कर देते हैं उस ज़मीन को। इसलिए उनको क्या बोला गया है? प्रकृति का मेहतर बोला गया है। अपघटनकर्ता ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। ये उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के मृत शरीर का अपघटन करते हैं। इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है, कवक एवं जीवाणु। चलिए मित्रों, आगे चलते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया था ऊर्जा एक दिशीय होती है। ऊर्जा एक दिशीय होती है, मैंने बताया था आपको। देखिए, प्रत्येक पोषण तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैविक क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है? यानी 90%। केवल 10% ऊर्जा अगले पोषण स्तर में जाती है। आपको हमेशा याद रखना है कि ऑप्शन में जहाँ भी 10% दिखे वही टिक मार देना। प्रत्येक पोषण तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैविकीय क्रियाओं में या जैवीय क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है? यानी कि 10% ऊर्जा जो अगले पोषण स्तर में, यानी कि यहाँ पर 100% है ना, तो उसका 10% ही जाएगा। फिर आगे जैसे मान लीजिए यहाँ 10% है, तो इसका ये क्या बोला, दोबारा से समझिए। देखो, प्रत्येक पोषण तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैविकीय क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है? 90%। केवल 10% ऊर्जा, यानी कि जैसे 100% है ना, तो इसका 90% तो यहीं इस्तेमाल हो जाएगा, आगे 10% जाएगा। और उस 10% का भी कितना हो जाएगा? 90% इस्तेमाल हो जाएगा, फिर आगे 10% जाएगा। फिर उस 10% का भी 90% इस्तेमाल उसी श्रेणी में हो जाएगा, फिर आगे 10% जाएगा। ऐसे समझना है आपको। समझ में आ गई बात? तो ये क्या बोल रहा है? प्रत्येक पोषण तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैविकीय क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है? 90%। केवल 10% ऊर्जा अगले पोषण स्तर में जाती है, यानी 90% तो उपभोग कर ली जाती है और 10% ऊर्जा केवल अगले स्तर में जाती है। और उस 10% का भी कितना? 90% इस्तेमाल कर लिया जाता है और 10% ऊपर चली जाती है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपके? चलिए साहब, अमोनिया के नाइट्रेट एवं नाइट्रस में रूपांतरण की क्रिया कहलाती है नाइट्रीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही टेढ़ा सवाल भी है। आपसे ये सवाल पूछ लेगा कि अमोनिया के नाइट्रेट एवं नाइट्रेट, या फिर यूँ भी पूछ लिया उसने कि नाइट्रेट एवं नाइट्राइट, ये नाइट्राइट है, नाइट्राइट एवं नाइट्रेट में रूपांतरण की प्रक्रिया कहलाती है नाइट्रीकरण कहलाती है। 3 शब्द है, नाइट्राइट, नाइट्रेट और नाइट्रीकरण। तो नाइट्राइट एवं नाइट्रेट में रूपांतरण की प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का 10% नियम दिया गया था, लिंडमान ने दिया गया था, कोई जरूरी नहीं है याद करने के लिए। समस्त पृथ्वी की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कितना? यह है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समस्त पृथ्वी की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कितनी है? 320 GM शुष्क भार प्रति वर्ग मीटर। आपको ये याद रखना है, बहुत डीपली जाने की जरूरत नहीं है।
कि समस्त पृथ्वी की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कितनी है? 320 GM। सामान्य रूप से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्राथमिक उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम होती जाती है। जैसे मान के चलिए ये पृथ्वी है, ये हमने बीच की लाइन खींच दी। अब जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, जब ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? जो हमारे प्राथमिक उत्पादक है यानी हरे पौधे वगैरह वो क्या हो जाएंगे? कम होते चले जाएंगे, क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं, पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है। तो वहाँ पर सिर्फ ऐसे पौधे उत्पन्न होंगे जो बिना सूर्य की किरणें या कम सूर्य की किरणों में जन्म ले सकते हों। तो हमारे लिए क्या है, बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि प्राथमिक उत्पादकता जो होते हैं वो क्या होते चले जाते हैं? कम होते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप नीचे आओगे ध्रुवों पर से, ये ध्रुव है भाई, इसको ऐसे समझिए, ये ध्रुव है, ध्रुव। अब ध्रुव से जरा नीचे नीचे आओगे तो क्या होगा? आपको घने जंगल मिलने लगेंगे, बरसात भी तेज होगी यहाँ पे, तो आपको प्राथमिक उत्पादक बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने लगेंगे। लेकिन अब जैसे ही इस विषुवत रेखा से भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे ध्रुवों की तरफ, तो क्या होगा? ये सारी चीज़ें क्या होती चली जाएंगी? घटती चली जाएंगी। क्या हो जाएंगी? घटती चली जाएंगी। मैंने कारण बताया क्या होता है। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड। तो चलो आज यहीं तक रोकते हैं, अगले पार्ट में हम इसको दोबारा देखेंगे, आप इसको दोबारा समझना। और रही बात नोट्स की, तो देखिए मित्रों, जैसे ही ये पूरा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी हो जाएगा, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाएंगे। बिल्कुल आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल वहाँ से ले सकते हैं। अब ये कितने दिनों में पूरा होता है, मैं जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। और हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपको योग वगैरह भी सीखना है तो आप हमारे जो चैनल है, इसी चैनल में एक चैनल का ऑप्शन आता है, जब आप खोलेंगे तो वहाँ पर एक योगा पोलर करके एक चैनल दिया गया है, जिसमें एक बहुत ही अच्छा आसन करते हुए एक लड़का बता रहा है। आप उसको, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप इससे हमें इस चैनल के साथ भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।